हाय, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों का आज इनकम अंडर द हेड कैपिटल का फोर्थ डे है, चौथा दिन है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या आपको डिडक्शन वगैरह मिलता है इसमें। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। चलिए मैं अपने स्क्रीन की ओर चल रहा हूँ और देखिए इसमें मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48। आप लोग बताइए कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है। 22 होता है। पीजीबीपी का 28 होता है। सैलरी का 16 होता है। वैसे ही आपका जो होगा कंप्यूटेशन का जो होता है इनकम अंडर द कैपिटल गेन का सेक्शन 48 होता है। इसमें आपको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, the income chargeable under the head capital gain shall be computed by deducting the following item from the full value of the consideration received and accruing as a result of the transfer of the capital। देखिए आपको टैक्स कब देना होता है कैपिटल गेन पे, जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। आप सेल कर दिया आपने तभी आपका वो ट्रांसफर माना जाएगा। एक्सचेंज किया आपने तभी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। राइट को अपने छोड़ दिया तभी उसको ट्रांसफर माना जाता है। इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे कंप्यूटिंग की जाती है। द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स shall be computed by deducting the following items from the value of consideration। कंसिडरेशन जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से क्या आपको लेस करना होता है। रिसीव्ड एक्रूइंग रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। फर्स्ट में क्या आपको करना होता है, एक्सपेंडिचर इनकोर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज किया है। आपने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज किया तो जब आप लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहा था आप उस टाइम स्टाम्प ड्यूटी देते हो, ब्रोकरेज देते हो, तो क्या हुआ आपका एक तरह का एक्सपेंडिचर हुआ। मेनली मैं बताता हूँ, जब आप परचेज करते हो तब तो क्या बोलते हैं, परचेज करते हो तो आप स्टाम्प ड्यूटी देते हो, लेकिन जब अपने प्रॉपर्टी को लैंड बिल्डिंग को आप जब सेल करते हो तो वहाँ पर ब्रोकरेज देना होता है। तो वो ब्रोकरेज जो हो गया या स्टाम्प ड्यूटी होगा, क्या हुआ आपका, वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। दैट मीन्स कि उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किस में, कहने का मतलब है कि आपने कोई 10 लाख में आपने परचेज किया था, 10 लाख में कोई परचेज किया था कोई लैंड एंड बिल्डिंग को, आप उसको 20 लाख में जब बेच रहे हो तो जो बेचते टाइम जब आप ब्रोकरेज दे रहे हो और जो परचेजर है, जो परचेजर वो क्या देगा, स्टाम्प ड्यूटी देगा। तो जो स्टाम्प ड्यूटी होगा आपके लिए डिडक्शन हुआ। जो आप ब्रोकरेज दे रहे हो वो क्या हुआ आपके लिए, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, उसके आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। सेकेंड में आता है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट देयर टू। इम्प्रूवमेंट क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको इम्प्रूवमेंट क्या होता है। आपने क्या किया कि मान लो चलो आपकी 2000 में आपने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज किया था। उस टाइम वो 2 स्टोरी बिल्डिंग था, मतलब कि 2 फ्लोर का बिल्डिंग था। उसके बाद आपने क्या किया कि बिल्डिंग खरीदने के बाद एक फ्लोर और ऐड किया आपने 2005 में, और एक फ्लोर आपने और ऐड किया 2010 में। तो आप खरीदा परचेज जब किया था तो 2 फ्लोरी बिल्डिंग था, लेकिन आप उसमें इंप्रूवमेंट करके उसको 4 फ्लोरी स्टोरी बना दिया आपने, 4 फ्लोर का बना दिया। उस सिचुएशन में होता क्या है, जो इम्प्रूवमेंट पे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, इसमें मिलता है। वही मैं बता रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जो अपने कैपिटल नेचर का, जो मैंने कैपिटल नेचर बताया था आपको पीजीबीपी पार्ट में, कैपिटल नेचर बताया होगा आपको। तो कैपिटल नेचर में जो आप इम्प्रूवमेंट किया है उस पर जो एक्सपेंसेज वगैरह आया है वो भी क्या होगा आपका, एक तरफ से उसका भी आप एक्सपेंडिचर होता है, उसका भी आप बेनिफिट इसमें ले सकते हो। उसके बाद नो डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ एसटीटी पेड। एसटीटी पेड जो होता है शॉर्ट टर्म, ये जो होता है एसटीटी पेड, ये गवर्नमेंट टैक्स होता है। जब आप किसी बॉन्ड्स वगैरह को जो आप सेल करते हो, ये होता है ट्रेडिंग वगैरह, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो ट्रेड करते हैं एसटीटी पेड करते हो, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट टैक्स होता है ये। तो एसटीटी आपको इसमें डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एसटीटी किस पे मिलता है, ट्रेडिंग वगैरह में मिलता है। कैपिटल एसेट ट्रेडिंग में आपका एसेट का पार्ट है, लेकिन उसमें एसटीटी नहीं मिलता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई का बेनिफिट मिलता है। सीआईआई का बेनिफिट क्या होता है, मैं इसके बारे में अब आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रोकरेज देते हो आप या जो स्टाम्प ड्यूटी पेड की हो उसका आप एक्सपेंडिचर ले सकते हो। सेकंड में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट देयर टू। आपने एक्विजिशन के टाइम जो दिया था वो तो है ही, उसके बाद इंप्रूवमेंट के ऊपर कुछ आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसका भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है।
उसके बाद आता है कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखिए कोस्ट CII होता क्या है, CI होता क्या है, एज पर सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्रीज बाई अप्लाइंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII once the CII is applied to the cost of acquisition and cost of improvement it becomes index cost of acquisition and index cost improvement। देखिए होता क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। आपने 2010 में कोई बिल्डिंग परचेज किया, तो 2020 में जब उसको आप सेल कर रहे हो, जब 2020 में उसको सेल कर रहे हो आप, तो उसका दो रीजन होगा प्राइस बढ़ने का। एक तो इंप्रूवमेंट आपने किया होगा, एक महंगाई होता है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जब आप महंगाई के वजह से कुछ आपका उसमें प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो 100% मैं उसको प्रॉफिटेबल और नेट इनकम में नहीं मानूंगा, कुछ उस पर आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मैं आपको बेनिफिट दूंगा। ये कैसे निकालना होता है मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे निकालना होता है आपको। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे निकालना होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान कर चलो कि आपने कोई बिल्डिंग को 10 लाख में परचेज किया था, परचेज 10 लाख में किया था आपने 2010 में। इसको कब परचेज किया था आपने? 2010 में किया था। उसके बाद आता है हमारा, आपने उसको कितना में सेल किया? 50 लाख में आपने सेल किया 2020 में। 50 लाख क्या हुआ आपका? ये सेल प्राइस हुआ। कब आपने सेल किया? 2020 में। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो 10 लाख में परचेज किया था 50 लाख में बेच रहे हो, ये इंप्रूवमेंट के वजह से सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ा है, इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ा है, जो महंगाई है उसके वजह से बढ़ा है। इसको आपको कैसे निकालना होता है? इसके लिए इन्फ्लेशन कोड होता है, जो मैं कोड आपको दिखाऊंगा, इस PDF में भी इंक्लूड है, मैंने उसमें बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलता है इसको कैसे निकालना है कि आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा। तो आपको क्या करना है, एक मेथड होता है, मेथड का जो मैं लिस्ट भाई आपको नीचे दे दूंगा। इसमें करना क्या आपको कि 2010 में आपने 10 लाख परचेज किया था, तो इसको कैसे आपको कैलकुलेशन करना होगा? 10 लाख मल्टीपल आपको करना है 200 बाई 100। ये आपका क्या होगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 लाख होगा। आपका कितना हो गया? 20 लाख हो गया। तो जब 20 लाख क्या हुआ आपका? इन्फ्लेशन के वजह से आपको 20 लाख इसमें बेनिफिट मिला, तो अपने 50 लाख में सेल किया और 20 लाख रुपया क्या हुआ आपका? ये इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिला। तो नेट इसका कैपिटल गेन कितना होगा? नेट कैपिटल गेन कितना होगा आपका? आपका जो नेट कैपिटल गेन हुआ 30 लाख होगा, और 30 लाख के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसको ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है। परचेज प्राइस आपको लेना है और सेल प्राइस लेना है, इस मेथड पे करना है। इस मेथड में भी कुछ चेंज वगैरह होता है, क्योंकि मैं जो आपको 100 कोड बताया था, ये क्या होता है 100 कोड, ये 2001 का बेस पे था। अभी कौन सा बेस पे कितना कोड चल रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। दिस मीन्स एन अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ CII फॉर द इन विच एसेस दे ट्रांसफर्ड बियर टू CII फॉर द फर्स्ट इन द असेसमेंट ईयर। देखिए इसमें एक डेट है बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल 2000। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला 2001 से अप्लीकेबल होता है, उससे पहले नहीं था। इसका मतलब ये होगा, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने कोई 1990 में बिल्डिंग परचेज किया था, आपने 1990 जो होता है, आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया था, और उसके बाद उसको आपने सेल किया। कब किया? 2000 में किया आपने, 2000 में किया। CII का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो CII का बेनिफिट इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको उसे
पहले लिया था, किससे? 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने उसको बिल्डिंग को परचेज किया था और सेल भी कर दिया था, इसमें नहीं मिलेगा। जब आप 2001 के बाद में उसको सेल किए होंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा CII का, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स एन अमाउंट विच, इसका मतलब है सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें दो बताया गया है, कंसिडरेशन रिसीव्ड, इसमें क्या बताया गया? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों पे यही मेथड अलाउ होता है, फॉलो होता है, और दोनों को आपको ऐसे ही करना होगा जब भी इसका कैलकुलेशन करना होगा आपको। उसके बाद हमारा आता है, अभी ये कॉस्ट इंडेक्स का जो मैंने कोड बताया था आपको देख लेना है, यही कोड है अभी हमारा। जब आप, एक एग्जांपल और देता हूँ, आपने कोई 2005 में बिल्डिंग परचेज किया था, 2005 में किया था, और आपने 2010 में जब परचेज किया था, तो जहाँ मैंने 200 के डिवाइड किया था 100 से, उसमें आपको क्या करना है? तो 2010-11 में कितना था? 167, यानी कि 167 से आपको उसको मल्टीपल कर देना है। उसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स आएगा, इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स आएगा, उसको लेस कर देना है किसमें? जो सेलिंग प्राइस है उसमें जब इसको आप लेस कर दोगे तो आपका इन्फ्लेशन निकल के आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या देना होगा? कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। उसके बाद आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और वारंटी इशूड अंडर ईसॉप इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर ए गिफ्ट ETC। ये सब क्या होता है? देखिए, मैं सैलरी वाले पार्ट में भी बताया होगा आपको, ये सब होता क्या है। और स्टॉक ऑप्शन, जब कोई इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके ग्रेटिटियस भाव से, मतलब ग्रेटिटियस वे से उसको क्या बोलता है कि मैं आप इतना मेरे लिए काम कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कुछ ये सब दे रहा हूँ। ये सब शेयर में भी हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, वारंट्स वगैरह हो सकता है। तो उसको, उसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे? तो आपने तो परचेज नहीं किया है, जो ये सब है आपने परचेज नहीं किया, वो क्या मिला है आपके लिए? आपको क्या मिला है? ग्रेटिटियस बेस से मिला है, आपके एम्प्लॉयर द्वारा जहां आप काम करते हो उसने दिया है। तो आप उस टाइम क्या करना है कि उस टाइम जिस डेट में आपको मिला था और उस डेट में कितना मार्केट प्राइस था उस शेयर का, उस डिवेंचर्स का, आप हिस्टोरिकल डाटा वगैरह जब निकालोगे तो वहां पे मालूम चल जाएगा। तो जो मार्केट प्राइस था वो आपका क्या होगा? आपका जो ये सब मिला उसका प्राइस होगा। और जिस दिन आप सेल कर रहे हो तो दोनों के बीच में जो अमाउंट प्रॉफिट हो रहा है वो आपका क्या होगा? द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, शेयर्स होता है, डिवेंचर्स होता है, और जो वैल्यू हो रहा है प्रॉफिट का उसके ऊपर आपको क्या करना है? इसका टैक्स कैपिटल गेन के अंदर देना होगा। ये होता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये टिपिकल वर्ड है। और मैं बता देता हूँ कि इसका आपको रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पड़ने वाला है, मुश्किल से कहीं 1% मिल गया तो मिल गया, आपको इस टाइप का क्लाइंट आपको नहीं मिलने वाला है। जो नॉन रेजिडेंशियल होता है और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं तो उनके लिए केस ऐसा बहुत आपको कुछ कम ही मिलेगा। मुझको नहीं लगता, मुझको आज तक नहीं मिला है किसी इस टाइप का केस, तो मुझको नहीं लगता है। तो इसका आपको टिपिकल समझ करके इसको आप छोड़ दीजिएगा। स्पेशल प्रोविजन ऑफ नॉन रेजिडेंट इन ऑर्डर, फर्स्ट वाला में इन केस वेयर शेयर्स, डिवेंचर्स और वारंट अलॉटेड बाय ए कंपनी डायरेक्टली और डायरेक्टली टू एम्प्लॉइज अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको ये सब बोला जाता है। एम्प्लॉइज और स्टॉक ऑप्शन प्लान को ये सब बोला जाता है। और स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाय द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ट्रांसफर अंडर ए गिफ्ट और इरिवोकेबल ट्रस्ट, देन द मेक वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसमें आपको क्या होगा? इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि आपने परचेज नहीं किया है। ये नील होता है, नील। आपको जितना भी होगा कैपिटल गेन का पार्ट होगा और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट वाला आप छोड़ देना, नॉन रेजिडेंट वाला आपको छोड़ देना है, ये बॉन्ड से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेटिसाइड सर्कुमेंटेंसेस। ए पर्सन बिकम द ओनर ऑफ द कैपिटल एसेट नॉट ओनली बाय परचेज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो परचेज किया है और उसको सेल करें वही आपका कैपिटल पार्ट हो गया। जैसे आपको क्या हुआ कि गिफ्ट वगैरह में मिल गया, कुछ वैसा एसेट है जो, जैसा कि आपके फादर ने आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया, तो क्या उसके ऊपर कैसे टैक्स ट्रीटमेंट की जाती है कैपिटल गेन में? आपको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल गया, उसका आपको देखिए, भले ही गिफ्ट को ट्रांसफर, एक जगह मैंने ऊपर में बताया था कि गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं बोला जाता है, लेकिन इसमें टैक्स ट्रीटमेंट भी होता है गिफ्ट का।
जब आप उसको सेल कर दोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक एसेट हो गया, लेकिन आप अपने पास रखे हो तब तक वो क्या है, एसेट नहीं, एसेट तो है लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब उसको आप ट्रांसफर करते हो या जब सेल करते हो वो आपके लिए क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, सेल होता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है, देना होगा आपको। इसे बताया 49 सेक्शन में, कोस्ट टू प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कोस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट मीन्स इन द फॉलोइंग केसेस द कोस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी कोस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर। इसका मतलब ये होता है कि मान कर चलो कि आपके फादर ने आपको कुछ एसेट दे दिया, लैंड दे दिया, तो आपका लैंड जो है आपको 2 महीना पहले मिला है, आपका लैंड 2 महीना पहले मिला है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा चार्जिंग लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, इसको इसी में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस ओनर था उस दिन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उनका ही माना जाएगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग, टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग उनको ही माना जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके पिताजी ने 10 साल पहले कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया था, भले ही आपको आज दिए हैं, 2 महीने पहले दिए हैं, लेकिन जब उसका कैपिटल के निकालोगे तो शॉर्ट टर्म में नहीं निकालोगे, लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि वो डीम्ड किया गया, आपको क्या किया गया है, आपको गिफ्ट के रूप में मिला है, सर्कमस्टेंसेस के रूप में मिला है, तो आपके लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग से देना होगा। द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू कॉस्ट विद द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर है उनके अकॉर्डिंग आपको उसका कैलकुलेशन करना होगा, भले ही आपको अभी मिला है, नो मैटर, लेकिन जिस दिन आपके पिताजी ने, जिस दिन आपके फादर ने आप परचेज किया था, वो आपको भले ही गिफ्ट के रूप में देते हैं, भले ही आपने परचेजिंग नहीं किया था, उसके ऊपर कब से होल्डिंग ऑफ पीरियड कौन सा होगा, जो आपके फादर ने प्रीवियस जो ओनर थे उनके अकॉर्डिंग इसका टाइम ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग लगेगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। इसमें आता है ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड टू दिस कोस्ट द कोस्ट ऑफ प्रूवमेंट टू द एसेट इंक्लूड और फॉर प्रीवियस, और जो कोस्ट ऑफ एक्वायर्ड है या कोस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी प्रीवियस ओनर के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। इसलिए लॉजिक समझिए आप, जब जिस एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपको मिला, उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रीवियस ओनर आपके फादर से या किसी से भी मिला था, तो जब होल्डिंग ऑफ पीरियड उनका माना जाएगा, तो कोस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उनका ही माना जाएगा, या कोस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी उनका ही माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 महीना पहले लिया तो आप कोस्ट ऑफ एक्विजिशन आप अपना बताओगे, क्योंकि आपने परचेज भी नहीं किया है, फर्स्ट केस में तो आपने परचेज किया भी नहीं है, तो कोस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका माना भी नहीं जाएगा। और सेकेंड वाला कॉलम में क्या होगा, आपको कोस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आपके जो प्रीवियस ओनर थे उनके अकॉर्डिंग चलेगा। उसमें क्या क्या आता है, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द टोटल पार्टीशन ऑफ एसीओ, कोई एचयूएफ है, अब उसका पार्टीशन हो जाता है, तो जो प्रीवियस जो ओनर थे वही उनके लिए उस केस में क्या होगा, होल्डिंग ऑफ पीरियड होता है, और जो एक्वायर का जो एक्विजिशन का जो कोस्ट था उनका ही माना जाएगा, इम्प्रूवमेंट का कोस्ट भी उनका ही माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। अंडर ए गिफ्ट और विल, आपको कोई गिफ्ट मिला, विल मिला, उस सिचुएशन में भी जो प्रीवियस ओनर थे आपके वही आपका क्या होगा, उसी टाइम से आपका होल्डिंग ऑफ पीरियड माना जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके जो भी टाइम पीरियड मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स अराइज होगा। उसके बाद बाय सक्सेशन इरेशन ऑफ डिवेल्यूएशन जब होता है कुछ किसी कंपनी वगैरह का, उसका जो होगा उस टाइम से होल्डिंग ऑफ पीरियड वही माना जाएगा। ऑन एनी डिस्ट्रप्शन एसेट दो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो जो प्रीवियस जो कंपनी थी और जिस कंपनी में मर्ज हुई, तो उस डेट को, जिस डेट में आपने किया है वो डेट आपका नहीं माना जाएगा। इसमें कौन सा माना जाएगा डेट, जो प्रीवियस कंपनी थी उसका जिस डेट में हुआ है वो आपके लिए क्या होगा, कैपिटल गेन राइज होगा। अंडर ए ट्रांसफर टू रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, कोई ट्रांसफर वगैरह कर दिया रिवोकेबल ट्रस्ट को, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, जो इरिवोकेबल जहां से आपको मिला था, ट्रांसफर जो था, उनका जो होल्डिंग ऑफ पीरियड था वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अंडर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी इज wholly owned subsidiary इंडियन कंपनी बाय और सब्सिडरी इंडियन कंपनी 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी रेफर। इसका मतलब होता है जो होल्डिंग सब्सिडरी एंड सब्सिडरी होल्डिंग जो आपस में वर्क करती है, यदि उनका 100% होल्डिंग कंपनी रेफर टू सेक्शन 47 करके जो होगा वो अपने उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको इसमें कैलकुलेशन आपको करना है।
उसके बाद अंडर द ट्रांसफर refer to section 47(6) of capital asset by amalgamating company to amalgamated Indian company scope of amalgamation। कोई दो कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी और एक बी लिमिटेड कंपनी है। आपने कुछ शेयर वगैरह परचेज किया था ए लिमिटेड कंपनी से, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ए और बी आपस में एमलीगेशन हो गया, यानी कि मर्ज हो गए। तो जो आपका होगा कौन सा माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। और जो ए आप जब आप सेल करोगे तो शेयर जब सेल करोगे तो उसमें क्या होगा, ए भी लिमिटेड कंपनी होगा। तो जिस दिन आपने एक्वायर किया था, आपको मिला था, वो आपका होल्डिंग ऑफ पीरियड माना जाएगा। ए से आपने जो परचेज किया था वो आपका होल्डिंग ऑफ पीरियड माना जाएगा। भले ही ए और बी आपस में एमलीगेशन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ये मैटर नहीं करता है। अंडर द ट्रांसफर स्कीम ऑफ एमलीगेशन, अंडर एमलीगेटेड फॉरेन कंपनी, अंडर द ट्रांसफर रिपोर्ट बैंकिंग कंपनी टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम ऑफ एप्लीकेशन बैंकिंग कंपनी टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये एप्लीकेशन वाले केस में सबके ऊपर एप्लीकेबल, तो जो मैंने बताया था, भले ही आपने किसी एस लिमिटेड कंपनी से परचेज किया था, भले कुछ दिन के बाद वो जाकर के बी और ए भी आपस में मिल जाती है, तो जिस दिन आपने ए से लिया था वो आपके लिए क्या होगा, होल्डिंग ऑफ पीरियड होगा। उसके बाद अंडर by the transfer of capital asset being shares held in Indian company by the demerged foreign company resulting foreign company scheme of demerger default। ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको इसको निचोड़ पूरा बता दिया है कि ये कैसे इसकी ट्रीटमेंट आपको करनी होती है। इसको आप लोग एक बार देखना। बाय ट्रांसफर विद शेयर होल्डर बाय बिजनेस रिकॉग्निशन ऑफ रेफर टू अंडर सेक्शन 47(6) ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 55, पोस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर और प्रोसेस एन आर्टिकल ऑफ थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, परचेज कैरेज परमिट्स एंड लूम्स आवर्स इन केस ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर। In the case of the above capital asset, in the capital has purchased from a previous owner, the cost of acquisition means amount of the purchase price। Cost of acquisition क्या होता है? In case of acquisition from previous owner, जो previous owner से जो आपने purchase किया है, in case of the above the capital asset in the capital asset, SSC has purchased then from a previous owner, the cost of acquisition is the amount of जो आपने previous owner से आपने जो एसेट को परचेज किया है वो आपके लिए क्या होगा, आपका प्रीवियस ओनर से जो परचेज होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। सेकंड में आता है इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट। देखिए सेल्फ जनरेटेड एसेट क्या होता है, देयर आर सर्कमस्टेंसेस विच आर नॉट पॉसिबल टू विजिबल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विजुलाइज उसका प्राइस आपको नहीं विजुलाइज नहीं होता है। जैसे कि सपोज डॉक्टर स्टार्ट इन प्रोफेशन विद द पैसेंजर। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई कंपनी का आपका ट्रेडमार्क है, कंपनी का डोमेन नेम है, जो भी है, आप क्या करते हो कि आपने परचेज किया था, परचेज आपने किया था क्या, आपने डोमेन वगैरह मान के चलो कि आपने 100 या 200 में आपने परचेज किया था, लेकिन जब उसका आज के डेट में सेल्फ जनरेट, जब वो सेल्फ जनरेटेड था, आपने जब परचेज किया था सेल्फ, वो क्या था, सेल्फ जनरेट आपने खुद से किया था। जैसे मेरा हो गया टैक्सेशन सिको.in, मैंने इसको क्या किया था, सेल्फ जनरेट किया था। अब आज के डेट में इस डोमेन का प्राइस है 5 लाख, तो क्या हुआ आपका, तो इसमें आपको क्या होगा, विजिबल नहीं होता है, इसका जो प्राइस है विजिबल नहीं होता है, क्योंकि आपने 10 साल पहले 5 साल पहले कितना में परचेज किया था, इसका बिल वगैरह होगा नहीं होगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको सेल्फ जनरेटेड एसेट बोला जाता है। सेल्फ, तो उसमें आपको क्या होगा, आपका जो भी आप जब उसको ट्रांसफर करोगे, सेल करोगे, तो उसमें आपको कुछ भी डिडक्शन टाइप का नहीं मिलता है। जो भी आपका उस दिन होगा आपका कैपिटल गेन होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। इसमें एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल सपोज डॉक्टर स्टार्ट प्रोफेशन विद द
passage of the time the doctor acquired lot of reputation, the opens a clinic and runs for the 5 years. After 5 years, he sells the clinic to another doctor for 10 lakh within 2 lakh for the reputation of goodwill. Now a question arises as to how to find the profit in respect of goodwill. It appears the एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। इसको बोला जाता है फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस कॉस्ट पे आपने एक्वायर किया था वो आपके लिए क्या होगा, एक्विजिशन होगा। और इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, जो अपने जिस एसेट को आपने सेल्फ जनरेट किया है वो आपका लिए वो प्राइस होगा जिस पे आपने उसको एक्वायर किया था, वो सेल्फ जनरेटेड एसेट होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है केस ऑफ अदर मूव्स, मैंने ऊपर में जो पढ़ाया था आपको गिफ्ट वगैरह से रिलेटेड, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है डिटेल्स में, फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग टर्म सेक्शन 2022, उसके बाद आता है इस चार्ट से आपको समझना है, मैं जो चार्ट बनाया हूँ इससे आपको समझना है कि इसका कैसे होता है। गुडविल, बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, etc. वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। दैट मीन्स आप जितना भी सेल करोगे वो 100% आपका टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन का पार्ट होगा। कोई अपने बिजनेस है, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, etc. सेल्फ जनरेटेड होगा तो नील होगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जो भी आप सेल करोगे पूरा का पूरा आपका कैपिटल का पार्ट होता है। और एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो जो परचेज प्राइस था वो आपका क्या होगा, एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ओनर से जो आपने एक्वायर्ड किया था वो आपका परचेज प्राइस होगा। राइट शेयर, ओरिजिनल शेयर विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंटेलमेंट ऑफ राइट शेयर, जो राइट शेयर होता है उसको आप में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, अमाउंट एक्चुअली पेड और एक्वायरिंग द ओरिजिनल शेयर, जो ओरिजिनल शेयर आपने जो एक्चुअली में जो पेड किया था वो आपके लिए क्या होगा, राइट शेयर का एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट होगा। राइट इंटेलमेंट विच इज रिनाउंस्ड बाय द एसएससी इन द फेवर ऑफ पर्सन, आपको कोई राइट मिला है शेयर सेल करने के लिए, लेकिन आपने बोला कि ये शेयर मुझको ना दी जाए, तो आपके जो कंपनी है जो उसको क्या बोलूँ कि आपको एक राइट और देता हूं मैं, उसको आप इंटाइटल कर दो या किसी को फॉरवर्ड कर दो या री अनाउंस कर दो। उस केस में जो आपका होगा, क्योंकि आपने उसको परचेज नहीं किया है, राइट जो है ये आपने परचेज नहीं किया था, आपको राइट मिला है किसी कंपनी द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो बिल्कुल नील होगा, वो नील होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जितना भी उसमें आपको गेन होगा पूरा कैपिटल एसेट का पार्ट होता है। राइट शेयर एक्वायर्ड बाय द एसएससी, एक्चुअल अमाउंट, राइट यदि आप एक्वायर्ड किया था तो एसएससी द्वारा, तो आपने जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया था एक्चुअल, वो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। राइट शेयर्स विच द परचेज बाय द पर्सन इन वोज फेवर टू एसएससी द रिनाउंस दो राइट इंस्टॉलमेंट, तो मैंने जो बताया था आपको इसको एक बार देख लेना। परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंस द राइटर इंटरटेनमेंट द अमाउंट फ्री टू पेड कंपनी द इंटरटेनमेंट राइट शेयर्स। इक्विटी शेयर रिसीव्ड ए डेमोटुलेशन और कॉर्पोरेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियरिंग और ट्रेडिंग राइट एक्वायर्ड नील, आपको एक बार इसको देख लेना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप देखने के बाद इसको आप बिल्कुल समझ जाओगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यहाँ पे मैंने जो दिया था आपको CII का जो है वही इसका पार्ट ऊपर में मैंने एक PDF में आपको बनाया हुआ है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सेक्शन 55 में इसको डिफाइन किया गया है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, गुडविल और बिजनेस etc इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट बिलोंग गुडविल ऑफ बिजनेस और ए राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और प्रोसेस कैरी द बिजनेस प्रोफेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू नील। यदि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैपिटल क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ ए बिजनेस इट इज इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट गुडविल बिजनेस और प्रोफेशन राइट टू मैन्युफैक्चर। हाँ, आपके पास कोई वैसा एसेट है जो इसका आप यूज बिल्डिंग बिजनेस में कर रहे हो आप, उसका जो होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील माना जाएगा। जैसे कि मैंने PGBP वाले पार्ट में बताया था कि भले ही बिल्डिंग आपका क्या है एक कैपिटल एसेट है, लेकिन जब उसका डिप्रिसिएशन ले रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। एक चीज मैं मेनली बता देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है बिजनेस एसेट के लिए वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं आता है, शॉर्ट टर्म में आता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में आता है
क्योंकि आप हर एक साल उसका डिप्रिसिएशन ले रहे हो। पीजीबीपी में मैंने आपको डिप्रिसिएशन पढ़ाया था, तो उसका जब आप डिप्रिसिएशन हर एक साल ले रहे हो तो आपके लिए सोच समझने वाली है, लॉजिक है कि वो कैसे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, जिसका आप एवरी ईयर आप डिप्रिसिएशन ले ही रहे हो। तो आपके लिए कैपिटल का वो जो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके बाद आता है एनी अदर कैपिटल एसेट वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी। आपने इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया गवर्नमेंट क्या बोले, कोई वैसा लैंड एंड बिल्डिंग जो 2001 से पहले परचेज किया था, मान के चलो आपने 2090 में आपने उसको परचेज किया था, 95 में आपने परचेज किया था, अब उसमें कुछ आपने इंप्रूवमेंट किया, 2 फ्लोर से 3 फ्लोर 4 फ्लोर ही आपने बनाया उसको, तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें गवर्नमेंट नील मानती है। गवर्नमेंट इसमें नील मानती है, बोलती है कि इतना पुराना आपका बिल्डिंग है, आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप कुछ जो भी कर रहे हो आपका क्या होना चाहिए, 2004 या 2001 के बाद की होनी चाहिए वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग। आप उसमें इंप्रूवमेंट किए हैं तो अभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। इंक्लूड मेकिंग एडिशनल कैपिटल एसेट आफ्टर द सेड इन द केस एसएससी कॉस्ट इंप्रूवमेंट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर इंक्लूड मेकिंग कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा आता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको आप लोगों को देख लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है, जो पीजीबीपी में जो यूज करते हो आप, वो भी देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस के लिए आप लैपटॉप यूज करते हो, अभी एक तरफ का आपका एसेट हुआ, लेकिन उसका कंप्यूटेशन कब करोगे, जब वो डिप्रिसिएबल एसेट होगा। तो जो भी बिजनेस एसेट होता है, डिप्रिसिएबल एसेट होता है, वो आपका किस में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है, क्योंकि आप एवरी ईयर उनके ऊपर क्या ले रहे हो, आप 6 मंथ में मैंने 50% वाला बताया था डिप्रिसिएबल का कॉन्सेप्ट। तो आपके जब उसका जब आप बेनिफिट ले रहे हो, डिप्रिसिएबल का डिप्रिसिएशन का आप बेनिफिट ले रहे हो, उस केस में जितना भी आपका कैपिटल गेन का होगा डिप्रिसिएबल एसेट का, उसका आपको कैसे करना है। ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट सेक्शन 50 प्रोवाइड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन केस ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट। इट मेट बी नोटेड द वे द कैपिटल एसेट इन ए डिप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक। देखिए मैंने उसमें बताया था कि आपका डिप्रिसिएशन का जो आप लेते हो ब्लॉक वाइज लेना होता है। ब्लॉक वाइज मतलब कि आपके पास 4-5 टाइप का एसेट है, उसमें 100 क्वांटिटी का लैपटॉप एक आपका ब्लॉक हो गया, मैं बता रहा हूँ, कोई मशीनरी हो गया तो दूसरा ब्लॉक हो गया, भले ही आपके पास 100 लैपटॉप हो, 100 मशीनरी हो, आपका अलग अलग ब्लॉक होता है। तो जब उसका डिप्रिसिएशन आप लोगे तो कैसे लोगे, दैट मीन्स इसके बताया गया है 50 विल बी एवरी इफेक्टेड अकॉर्डिंग, मैं बता दूँ एग्जाम्पल पे। एक्सपेंडिचर इंक्लूड होली एंड एक्सक्लूसिव सच ट्रांसफर। Expenditure include wholly and exclusively in the connection with such transfer. WDV of the block asset the beginning of the previous year. The actual cost of any asset falling with the block asset acquiring during the previous year. जब उसको आप ब्लॉक को आप ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो मान कर चलो आप कि आपने जब कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू जो फुल कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू था, मान को चलो कि 75 लाख था, 75 लाख था, और आपने उसको सेल कितना में किया, सेल आपने किया उसको 50 लाख में, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। कैपिटल गेन नहीं बोला, कैपिटल लॉस बोला जाएगा। तो वहां पे आपका कैपिटल लॉस के अकॉर्डिंग आपको जो होगा टैक्स ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन आपने कोई एक्विजिशन किया था 50 लाख में कैपिटल एसेट को, जब आप उसको सेल करो 75 लाख में, तो 25 लाख जो मिल रहा है आपका, तो क्या होगा, 25 लाख आपका गेन हो रहा है। तो उस गेन का किस बेस पे निकालना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बेस पे आपको जितना भी उसका रेट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें टैक्स देना होता है। वेयर ऑल एसेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द ब्लॉक इटसेल्फ विल केस टू एग्जिस्ट इन केस ऑफ सिचुएशन इन द डिफरेंस बिटवीन द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द WDV ब्लॉक एसेट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर टुगेदर with the actual cost of asset falling with the block of assets। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, इसमें मैंने दिया हुआ है, देखिए ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट टैक्स कैसे करना होता है। वी जो होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, और सी क्या होता है, ओपनिंग WD ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वी जो हो गया, मान के चलो आप 75 लाख हो गया, ये सेल प्राइस था आपका, आपने 75 लाख में कोई किसी एसेट को सेल किया है,
और ओपनिंग डीवी जो होता है ब्लॉक आपका कितना का है, मान के चलो कि 50 लाख है, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, वी माइनस सी, वी माइनस जब सी करोगे आप तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, मतलब कि 75 लाख का क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, एसेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 75 लाख था। अब सी क्या था आपका, ओपनिंग डब्ल्यू डी ऑफ ब्लॉक, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन द ब्लॉक। एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना था एक्वायर्ड, जो किया था आपने 50 लाख में किया था प्रीवियस ईयर में, तो आपको यहाँ पर 25 लाख का क्या हो रहा है, वी माइनस सी करना है, तो वी 75 लाख में आपने सेल किया उसको, और एक्वायर कितना में किया था 50 लाख में, तो 25 लाख जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि वी माइनस सी कर देना, तो 75 लाख में जब आप 50 लाख को माइनस करोगे, लेस करोगे, तो जो 25 लाख आपके पास होगा वो क्या होगा आपके लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 25 लाख के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको टैक्स देनी होगी गवर्नमेंट को। सेकेंड आता है नो डज द ब्लॉक केसेज ऑफ एग्जिट्स, यदि आप उसमें कुछ नहीं करते हो तो सी माइनस वी कर देना है, मतलब कि आपको देखिए इस फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि सी मतलब कि कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू, जितना में आपने परचेज किया था, परचेज आपने मान कर चलो कि क्या था 50 लाख में, और सेल कितना में कर रहे हो आप 40 लाख में करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 10 लाख का लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला ट्रीटमेंट अलग से होता है, और गेन जब लॉस हो रहा है तो उसका तो आपको नहीं करना होगा इस पर टैक्स वगैरह का, लेकिन जब आप इसका वी माइनस सी करोगे तो 25 लाख जो गेन हो रहा था उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ पावर सेक्टर एसेट, इसको आप लोग देख लेना, इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, इसको एक बार आप लोग देख लेना। कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल, स्लम्प सेल का मतलब होता है फर्स्ट वाला ऊपर वाला केस में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई ब्लॉक सेल कर रहे हो, कोई एसेट का एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक सेल कर रहे हो, उसका कैसे किया जाता है। सेकेंड वाला में क्या आएगा, रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल, स्लम्प सेल का मतलब होता है कोई पूरा का पूरा बिजनेस या किसी को ट्रांसफर कर रहे हो आप। ऐसा भी होता है कि कोई होता है कि जो अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर करता है, मतलब सेल करता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम्प सेल ऑफ द मोर अंडरटेकिंग हेल्ड ऑफ द मोर सक्सेस, मतलब कि 36 मंथ या 36 मंथ से ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, और यदि 36 मंथ से बिलो होगा उसके ऊपर क्या लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यदि पूरा बिजनेस को आप सेल कर रहे हो तो। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द डिवीजन एज द केस में बी सेल बी डीम्ड टू बी। ठीक है, नेट वर्थ क्या होता है किसी कंपनी का, उसका क्या करना होगा, कैसे टैक्स, नेट वर्थ में टैक्सेशन सीखो का, मान के चलो कि मेरा जो प्रॉफिट है या जो मेरे पास 2 एसेट है वो आपका क्या होता है, नेट क्या उसको क्या बोलते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं। तो जब उसको आपके पास जो बच गया, जो प्रॉफिट बचा है, उसके ऊपर जब सेल कर रहे हो, जो आपके पास नेट वर्थ होता है, नेट वर्थ के ऊपर क्या करना आपको, कैपिटल गेन लगता है, तो उसको आपको इनकम टैक्स में आपको देना पड़ता है नेट वर्थ का। रिपोर्ट है चार्टेड अकाउंटेंट, लेकिन आपका नेट वर्थ कितना है, रिपोर्ट ए चार्टेड अकाउंट द्वारा उसका क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। आप अपने मर्जी से जितना आपको लगा कि मैं इतना नेट वर्थ दिखाता हूँ, इतना नहीं दिखाता हूँ, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। रिपोर्ट ऑफ ए चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो नेट वर्थ कितना आपका है चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। इसका मैंने यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, चार्ट से आपको इसको देख लेना है नेट वर्थ का कैसे होता है, और नेट वर्थ का कैसे आपको कितना देना होता है एलटीजी से, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% आपको, इसको एक बार नेट वर्थ के बारे में चार्ट दिया है अंडरटेकिंग के 50B का, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो सेशन है कैपिटल गेन का पार्ट 4 इंड होता है। कल मेरा एक लास्ट सेशन बचेगा इसमें कैपिटल गेन का, जिसको हम लोग कल वाले सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे।